आज हम यहाँ बैठे हैं शाहजहांपुर में राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन पर बैठे हुए कार्यकर्ताओं से हमें बात करनी है। किसान आंदोलन ने ये तय किया है कि हर 24 घंटे के लिए 11 कार्यकर्ता अनशन पर बैठेंगे इस किसान आंदोलन के समर्थन में, और ये क्रम लगातार जारी है। तो हर दिन 11 नए कार्यकर्ता अनशन पर बैठते हैं और वो किसान आंदोलन को समर्थन करते हैं। तो आज हमारे साथ 11 कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि क्यों वो इस आंदोलन में बैठे हैं और इसे आंदोलन में क्यों समर्थन करते हैं। तो आप लोग अपना नाम बताइए और बताइए कि ये आंदोलन में आप क्यों शामिल हुए हैं। मेरा नाम अरविंद गढ़वाल है, मैं झुंझुनू किसान सभा से हूँ। आंदोलन में सर इसलिए शामिल हुए हैं कि 3 जून 2020 को जो 3 काले कानून केंद्र सरकार ने पास किए थे संसद में, वो सरासर किसान की रीढ़ की हड्डी पर हमला है। किसान की जो मुख्य डिमांडें हैं इसमें कि तीनों काले कानून वापस लिए जाएं, इसी के साथ एमएसपी निर्धारित की जाए। जैसे कि राजस्थान में उदाहरण दें हम, बाजरा 1300 रुपये बिकता है और हरियाणा में 2100 रुपये बिकता है। तो हम ये चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही सभी फसलों की एक एमएसपी समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाए, उससे कम मूल्य में लेने वाले पर कानूनी कार्रवाई हो। और 13 दिसंबर से हम यहाँ पर डटे हुए हैं। इससे पहले राजस्थान में पंचायती राज चुनाव थे, इसलिए ये आंदोलन राजस्थान में देरी से शुरू हुआ। तो ये लेकिन यहाँ पर ऐसा कहना है कुछ मोदी जी का भी और सब लोगों का कि राजस्थान में तो पंचायत चुनाव में जो किसान थे उन्होंने भी भाजपा को जीत के दिया, यानी वो इस कानून के समर्थन में थे। दिक्कत सर इसमें ये थी कि ये तीनों काले कानून है वो राजस्थान का किसान समझ नहीं पाया। इसमें जागरूकता का अभाव मानो, आप कुछ भी मानो, लेकिन जो ये आंदोलन पटल पर आया और किसान ने ये ठाने के कुछ न कुछ कारण तो है, पंजाब हरियाणा का किसान लड़ रहा है, तो वो जागरूक होकर उन अध्यादेशों के बारे में जब पढ़ा तो उनको ये नॉलेज में आई, नोटिस में आई ये बात कि सरासर ये हमारे हितों पर हमला है। उसके बाद में वो आंदोलन में है और लगातार ये इन संख्याओं में इजाफा हो रहा है, ये आप भी देख रहे हैं। आपका क्या कहना है, आपका परिचय दीजिए। मैं सर महेंद्र बाबल हूँ झुंझुनू से। मेरा कहना मतलब ये है कि ये तीनों कानून वापस होना चाहिए, वापस लेना है। भाई साहब, आप इस आंदोलन से कैसे जुड़े हैं? आज अनशन पे बैठे हैं, उसके कारण क्या है? जी, मैं किसान का परिचय दीजिए। मैं जय कुमार भगत सिंह हूँ, शिखर लो कॉलेज से, कावड़ी लो कॉलेज। तो मैं इस आंदोलन से लिए जुड़ा हूँ कि मैं किसान का बेटा हूँ। मेरी फैमिली है जो खेती करती है और हमने ये चीज़ें सहन की है जो इस काले कानून में दी गई है। तो हम चाहते हैं कि ये कानून वापस हो तीनों और एमएसपी की गारंटी मिले। आप क्या करते हैं? मैंने लॉ किया है। लॉ किया है, तो ये तो आप जानते होंगे कि मोदी जी का ये कहना है कि इससे ओपन मार्केट होगा और भी लोग आएंगे, जिससे कि मांग बढ़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी हमारा जाएगा और उससे किसानों को ज़्यादा फायदा होगा। 1940 में भी दूध को लेकर एक आंदोलन हुआ था जिसमें यही ओपन मार्केट ही था। उसमें तो सरदार पटेल ने खुद कहा था कि किसान और मजदूर अपने हाथों में ले इस चीज़ को और कंपनियों को दूध अपना देना बंद कर दे, ताकि इससे ये काला बाजारी वगैरह ये जो गरीबों पर मार है ये बंद हो जाए। सेम सिचुएशन यहाँ पे, यहाँ खेती को लेकर है वो है। तो आपको क्या लगता है इस कानून में कौन सी बातें ऐसी है जो किसान को विरोध में खड़ा हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, एमएसपी की गारंटी नहीं है, और जो ये बाहर का मार्केट है इनको जो काला बाजारी की जो छूट देती है, जो स्टेरॉइड की, ये सब है जो मुद्दे हैं जो किसानों को बर्बाद करने के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से कहा जा रहा है कि कंपनियां आपको अच्छा बीज देंगी, अच्छा खाद देंगी, आपको अच्छी टेक्नोलॉजी देगी। नहीं, बहुत से उदाहरण मिले हैं एमपी में से जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से किसानों को फसल दाम नहीं मिल पाए हैं। 20,000 का अगर पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, फसल जब आई उसका 25,000, तो जो फार्मर है उसको 20,000 ही मिलेगा, 25,000 नहीं मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, तो 5,000 का उसको घाटा हो गया। या फिर बारिश की वजह से फसल पूरी नहीं हो पाई, वो उसे नहीं दे पाया, तो उस पर वो केस वगैरह जो कर्ज हो जाएगा वो कर्ज उसे चुकाने के लिए दिया जाएगा। सरकार ने कह दिया है कानून में कुर्की नहीं करेगा, लेकिन वो कर्ज तो उस पर हो ही रहा है ना, वो कर्ज कहाँ से चुकाएगा? नेक्स्ट टाइम फिर से बारिश नहीं हुई तो उसकी फसल तो सारी उसमें चल जाएगी, वो क्या करेगा, क्या खाएगा फिर? तो ये भी बोला जा रहा है कि किसानों को भ्रमित किया गया है, विपक्ष की चाल है ये। तो सर जो बचने के लिए सभी एजेंडे अपना ही रहते हैं सरकारों द्वारा।
आपका क्या कहना है सर? आपका परिचय दीजिए। मैं जितेंद्र शेष हूँ, सीकर ज़िले से। हाँ तो मैं ऐसा पैसे जुड़ा हूँ। हाँ और मैं किसान परिवार से हूँ, तो मुझे पता है कि किसान को क्या है, किसान कोई भ्रमित नहीं कर सकता इस देश में। अच्छा। और पहले वाला ज़माना गया है, किसान अनपढ़ था, गरीब था। अब किसान के बच्चे हैं वो पढ़े लिखे हैं, तो भ्रमित करने वाली तो बात ही नहीं है। कोई भ्रमित तो कर ही नहीं सकता किसान को। सब जानकार है, सभी कानून का पता है, सब क्या है इसमें। तो आपको कौन सी बात ऐसी लगी कि आप ऐसे अनशन पर भी बैठे और इतना आपके ये आंदोलन में शामिल हो गए? अनशन करके तो हम गवर्नमेंट को सुनाना चाहते हैं कि आप अनशन पर बैठे हैं, यहाँ पे ठंड में बैठे हैं लोग बहुत से भूखे। तो हम वैसे किसान है, महाराष्ट्र में कितने लोग भूख से हैं, गरीबी के कारण फांसी पे झूलते हैं, वो आत्महत्या करते हैं। भूख रहने से क्या नहीं, वो तो हम समर्थन दे रहे हैं किसान को, इसलिए भूखे हैं। इसमें गलत तो है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कह रहे हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट लीजिए। भारत की जो कृषि है वो लगभग मानसून पे निर्धारित है, कभी मानसून हुआ या ना हुआ तो उसके जो फसल कम रहेगी उसका आपको क्या होगा। और एसडीएम से ऊपर अपनी सुनवाई नहीं कर सकता। तो आवश्यकता वस्तुओं अधिनियम लाए, जमा करी और कालाबाजारी बढ़ेगी उससे। जब स्टॉक में कोई माल नहीं होगा तो फिर उद्योगपति अपने हिसाब से उसके रेट तय करेंगे। तो किसान की जो स्वामीनाथन जो रिपोर्ट थी उसमें भी मांग यही थी भाई एमएसपी पे हमारी फसल की खरीद हो। तो एमएसपी किसान गवर्नमेंट कर दे, भाई एमएसपी को कानून बना के लागू कर दे, किसान की कोई मांग ही नहीं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि एमएसपी हमने स्वामीनाथन आयोग लागू कर दिया है। इस स्वामीनाथन आयोग कहाँ लागू है? एमएसपी की गारंटी तो है नहीं कि मंडी से बाहर बेचेंगे तो एमएसपी कौन लेगा? तो मोदी जी तो झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी की बोलने से क्या होता है? देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा तो क्या करेगा? ऐसे तो मीडिया वाले भी बहुत कुछ बताते हैं, भाई किसान है इनको परमिट कर दिया है, हाईजेक हो गया। हम तो हाईजेक तो नहीं हुआ अंदर। और साथियों आप यहाँ पर ये आज अनशन पे क्यों बैठे हैं? आपसे बात करना चाहता हूँ मैं। मेरा नाम पुष्कर है, मैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से आया हूँ और ये रिले अनशन है, क्रमिक चल रहा है लगातार अनवरत। यहाँ पे 11 लोग हर रोज़ बैठते हैं 24 घंटे के लिए, उसके बाद शिफ्ट चेंज हो जाता है। तो ये जब तक हम लोग की जो मांगे हैं कि 3 काले कानून जो लाई है मोदी सरकार किसानों के खिलाफ, इनको रद्द किया जाए और जो एमएसपी है जो सरकार तय करती है उसको एक कानूनी अधिकार बनाकर लोगों के अधिकारों को सुरक्षित किया जाए किसानों के, ये हमारी मांगे हैं। तो लेकिन किसान इतने आत्महत्या कर रहा था, इतने परेशानी में था, किसान को फसल का दाम नहीं मिल रहा था, ऐसी परिस्थिति में थी, तब इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। जब मोदी सरकार ने इस सब को ठीक करने के लिए कोई कानून लाया है तो उसका विरोध हो रहा है, ऐसा सरकार का कहना है। आप क्या कहेंगे? नहीं, सरकार कहती रहे, लेकिन ये जो काले कानून हैं ये एक तरीके से अर्थी है किसानों की। अगर ये कानून पास हो गए तो किसान किसानी से मजदूरी पे चला जाएगा। ये एक तरीके से लड़ाई जो है ना, ये आर्थिक स्वतंत्रता की लड़ाई है। इस देश में जो पूंजीपतियों का जो बढ़ावा चल रहा है, सरकार चाहती है कि सारी पूंजी किसानों की और जो मिडिल क्लास है उसकी निकाल कर हम पूंजीपति को दे दें। उसके खिलाफ एक लड़ाई है और उसी को बढ़ावा देना चाहती है उद्योगपतियों को सरकार जो उसी के खिलाफ की लड़ाई हम चाहते हैं। हमारा अधिकार क्यों दिया जाएगा? पूरा घर किसान का पूरा घर उसी खेती में लगा रहता है, उसकी मजूरी तक नहीं निकलती। इस देश में जो भी प्रोडक्ट अडानी अंबानी से लेकर जितने भी उद्योगपति बनाते हैं उसमें जो लागत आती है उसमें अपना फ़ायदा जोड़कर जिसको एमआरपी बोलते हैं, इस देश का उद्योगपति एमआरपी पे अपनी फसल बेचता है और किसान को एमएसपी भी नहीं मिलेगी। ये कौन सा देश, ये कैसे हो सकता है? क्या इस देश में 2 तरह के कानून हैं कि 2 तरह के लोगों पे 2 तरह की बातें लागू होंगी? तो हमारा सवाल यही है कि एमएसपी हमारा मौलिक अधिकार है और उसे कानूनी रूप सरकार को देना पड़ेगा। इसी बात की ये लड़ाई है। तो ऐसा कानून में ऐसा सरकार तो यही कहती है कि ये कानून में कहीं पे भी ये लिखा नहीं है कि किसानों की ज़मीन ट्रांसफ़र होगी या ज़मीन को कोई हाथ लगाएगा। ये तो भ्रम फैला रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। नहीं, भ्रम नहीं फैला रहे हैं। आप जब कॉन्ट्रैक्ट खेती के कई उदाहरण देखोगे तो उसके अंदर जो कानून के अंदर जो पॉइंटों में लिखा होता है वो बड़ा ख़तरनाक है, सबको समझ में आ रहा है। एमएसपी अगर सरकार को कह रहे हैं कि भाई जाएगी नहीं एमएसपी, तो आप इसका गारंटी एक्ट क्यों नहीं बना देते? हम तो यही कह रहे हैं ना कि जो एमएसपी से कम में कोई ना खरीदे जी, ये कानून आप बना दो, जिसको देना है दे, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। वो काम क्यों नहीं कर रही सरकार लिखित में? वो तो यही कह रहे हैं ना कि हम तो जो आपको चाहिए हम बदलाव करने के लिए तैयार है, आप एमएसपी की बात करने के लिए तैयार है, लेकिन आप तो जिद पकड़े हुए कि कानून ही रद्द करो, हमको देखना ही नहीं है। ये वही सवाल है ना कि जो कानून की जो कहते हैं मूल आत्मा है वही गंदी है, इंटेंशन ही गंदा है। सरकार चाहती ही है कि किसानों को एक तरीके से अपंग बना दिया जाए और सारी इनकी संपत्ति इनका जो है वो उठा के अडानी अंबानी को दे दिया जाए। तो बात यह है कि ये किसानों के हक में बिल्कुल भी नहीं है। सरकार इसको कह रही है, जो कह रही है उसको एक लिखित प्रारूप में हम लोगों ने प्रस्ताव भी रखा है। सरकार ने मांगा, जब किसान कह रही थी कि सरकार की हम प्रस्ताव देते आपको समझ में नहीं आता, ऐसा करो आप लोग प्रस्ताव दे दो। किसानों की तरफ से कल प्रस्ताव दिया गया,
29 तारीख को चर्चा होनी थी। सरकार इस पर जवाब दे। अगर उन प्रस्तावों पर चर्चा करना चाहती है, लिखित में कानून दे दे, हम लोग अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। तो ये सरकार तो बोल रही है कि हमने 6,000 रुपये हर साल दे रहे हैं, हम किसानों के लिए भला कर रहे हैं, और स्वामीनाथन आयोग भी हमने लागू कर दिया है। किसान जो उसमें बदलाव करना चाहते हैं वो भी करने के लिए तैयार हैं, फिर भी किसान अड़े हुए हैं। नहीं, सरकार चाहती है 6,000 रुपये देकर आप उनकी जो मेहनत है वो क्यों नहीं दे देते? आप भिखारी बना कर दे रहे हैं क्या? किसी पे एहसान कर रहे हैं? जो हमारी मेहनत है फसल की लागत के अलावा, मोदी सरकार ने तो 2014 में 100 से ज़्यादा सभाओं में कहा था कि जो MSP की, जो स्वामीनाथन की जो C2+ की लागत है वो देंगे। उसके हिसाब से धान गेहूँ जैसी फसलों का 2400-2500 होता है, सरकार दे दे। सरकार ने तो जो A2+FL वाली तय किया है, हम A2+FL वाली की ही बात कर रहे हैं, स्वामीनाथन की तो बात भी नहीं कर रहे हैं। उसकी अगर आप दे दिल, हम तो जो अब मांग हमारी है कि उसको सरकार बनाए, चूँकि वादा किया था तो उसको देना। सरकार ने वादा किया था, क्यों नहीं दे रही? हमको भिखारी समझ के दे रहे हैं क्या 6,000 रुपये? कोई एहसान कर रहे हैं? ये आंदोलन नहीं चल रहा होता तो आप गांव-गांव जाइए, चुनाव के समय किसी को 2-2 हज़ार रुपये झटके में दे दिए, उसके बाद किसी भी किसान के अकाउंट में कोई पैसा नहीं गया। आज जब इस देश में आंदोलन चल रहा है, सरकार घबरा गई, अजी कहीं ऐसा ना हो पूरे देश में आंदोलन खड़ा हो जाए। उन्होंने कहा जी दौड़ के सबके खातों में 6,000 रुपये डाल दो ताकि ये मान जाए। ये बरगला नहीं पाएंगे जी, ये समझना पड़ेगा सरकार को। अगर सरकार सोचती है कि अधिकार को हम बरगला के समझा ले जाएंगे, संभव नहीं है। किसान का बेटा पढ़ा लिखा है, संघर्षशील है, जुझारू है। आंदोलन इस देश के इतिहास में हमेशा होते आए हैं, ये भी हो रहा है। मोदी सरकार भी जानती है, अंग्रेज भी गए थे गोरे वाले, और इन काले अंग्रेजों को भी जाना पड़ेगा। ये चड्डी गैंग को समझना पड़ेगा ये बात। लेकिन आपको चुनाव के टाइम पे वो हिंदू बना देंगे और हिंदू करके आप वोट दे दोगे और सब भूल जाओगे, उनको यही लगता है। नहीं, सिर्फ ये सवाल ये है कि सब हिंदू ही सिर्फ नहीं बने थे, हिंदू के अलावा भी बने थे। रोजगार जो अगर सिर्फ हिंदुओं के मुद्दे पे ही होना था तो बाकी वादे क्यों किए थे इन्होंने? भाई 2 करोड़ नौकरियों का। उनको लगता है कि हिंदू का मुद्दा चल जाता है तो बाकी करने की जरूरत क्या है? नहीं, उनको लग जाता अगर हिंदू से जीत जाएंगे ना तो आज किसानों का बनावटी जो समर्थन जुटा रहे हैं वो नहीं जुटाते। उनको समझ है हिंदू से नहीं होगा। इस देश का आदमी की जो धमनियाँ बह रही ना, उसमें सर्वधर्म संभाव की धमनियों में रक्त बह रहा है। वो इसमें कुछ एक लोग हो सकता है, इसमें कुछ बहकावे फुसलावे में आ जाए, सब लोग ऐसा नहीं हो सकता है। इस देश की जो प्रस्तावना है ना, वही पूरी की पूरी मूल है। उसमें आप उनको पढ़कर देखना चाहिए, समझना चाहिए। इस देश के संविधान में हर धर्म, हर जाति, हर मजहब, हर लिंग, हर वेशभूषा, हर पहनावा को वही अधिकार दिया गया है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। तो इस बात को समझने वाले लोग हैं। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में कुछ चलता है, लेकिन मोदी सरकार भी खूब अच्छे से जानती है कि ऐसा संभव नहीं कि हिंदू के नाम पर जीत लेंगे। अगर जीत सकती तो ये जो आडंबर नौटंकी कर रही है सब नहीं करती। ये समझने वाली बात है। भाई साहब आप क्या भाई साहब हाँ बताइए, बोलो। हाँ बताइए, यही आप ये आंदोलन को क्यों समर्थन दे रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? सब किसान हूँ। हाँ। और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे कल को रोड पे आ जाए। हाँ। उनको भीख मांगनी पड़े। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मजदूरी करे, यानी कि वो मजदूर की बन के रह जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी पढ़े लिखें, आगे चल के उनको पढ़ने का अच्छा मौका मिले। उसके लिए मेरे को आंदोलन करने की ज़रूरत है। मुझे पता है आने वाला भविष्य उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि खेती में जैसे दूसरे देशों में उसका विकास हुआ है, उसमें पूंजी लगाई गई है, वैसे ही अभी खेती में इन्वेस्टमेंट होने वाला है, पूंजी लगाने के लिए तैयारी है ताकि किसानों का भी विकास हो और देश का भी विकास हो। तो आप क्यों उसमें विघ्न डाल रहे हो? साहब ऐसा है, जब अपना ये मॉल सिस्टम आया था तो मैं AIK से हूँ। CPIM ने जो वामपंथी है उन्होंने हर जगह विरोध किया था। थोड़ा परिचय भी दे। मेरा सांवर यादव नाम है। हाँ। मैं डीडोना नागौर राजस्थान से हूँ। AIK का रहता हूँ। हमने विरोध किया था कि ये जो आप सुपरमार्केट वाला जो फॉर्मूला लेके आ रहे हो ये कहीं भी सक्सेस नहीं हुआ है और आपको इसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये जो छोटे उद्योगपति हैं, जो छोटे बिजनेसमैन जो करते हैं दुकानें हैं, उनके लिए नुकसानदायक साबित होगा। नहीं माने, ये मार्केट में सुपरमार्केट सिस्टम लेके आए। आज आप खुद देख लो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ भी सुपरमार्केट खुला उसके आसपास के छोटे जो दुकानें हैं वो सारी बंद हो चुकी। पैसा कहाँ जा रहा है? जिस बंदे के पास में पैसा था, उद्योगपति के पास में, उसने इन्वेस्ट किया, अच्छी ज़मीन खरीदी मार्केट में और वहाँ पर उसने बड़ा सा मॉल बना दिया। आज उसके आसपास के अगल बगल की छोटे छोटे व्यापारी वो ख़त्म हो गए। यही कहानी कल को इस खेती में होने वाली है।
ये बता रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कौन मना कर रहा है? हम तो ये कह रहे हैं ना, हम ये थोड़ी ना करें कि वो इन्वेस्टमेंट न करें ना, कौन कह रहे हैं? ज़मीनें खरीदे बड़ी बड़ी, खेतियाँ करवाइए ना, कौन मना कर रहा है उनको? हम तो सिर्फ जो कानून इन्होंने बनाए हैं वो सही नहीं है। हम कह रहे हैं कि जो हम बता रहे हैं उस हिसाब से दे किसको रहे? किसान तो हम हैं, हमसे ज़्यादा ये जानते हैं क्या? हमारी पीढ़ियाँ खप गई इसके अंदर, हमें पता है खेती कैसी की जाती है, कितना इसमें लागत आता है, कितना इसमें से निकल के आता है। तो हमें पूछे कैसे करनी है, क्या नहीं करनी। हम बता रहे हैं कि हमारे लिए नुकसानदायक होगी। हमें ज़बरदस्ती क्यों ही देने पर तुले हुए हैं? क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे? ये पूंजीपति करेंगे ना। तो ये जो है ना, इनका जो फंडा है, ये एक तरफ सारी की सारी पूंजी एक बंदे के पैसे जेब में डाल देना चाहते हैं। मैं आपको बताऊँ, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, पूरे देश की जो इकोनॉमी को अगर हम डिवाइडेड करें तो एक तरफ 27% लोग थे और दूसरी तरफ जो 73% लोग थे। उनके पास जितनी इनकम, जितना सोर्सेज, जितना पैसा था, उतना 27% लोगों के पास में था। आज इन 6 सालों में वो बढ़ करके 15% पे आ गया और एक तरफ 85% हो गए। मुझे ये बताइए, घटा के बढ़ा, अगर इनकी नीतियाँ ठीक होती तो होना ये चाहिए था कि वो रेशियो 27 से बढ़ के 40% होना चाहिए था और उधर 60% होना चाहिए था। मीन्स जो इकोनॉमी थोड़ी बहुत जानता है वो साफ साफ समझता है कि इसका मतलब जो मध्यम वर्ग है, गरीब वर्ग है, वो उठा है और हर आदमी थोड़ा थोड़ा धीरे ऊपर उठ रहा है। लेकिन हुआ ये कि जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब हो गया। ये इनकी साल की बात बता रहा हूँ, इनके कार्यकाल की बात कर रहा हूँ मैं। और एक तरफ है जो अमीर और ज़्यादा अमीर हो गया। अभी आपको मैं बताऊँ, इन कोरोना काल के अंदर जब पूरे देश का बिजनेस ठप था, पूरी दुनिया ठप थी, उस कोरोना काल में भी अमित शाह के लड़के जैसा की प्रॉपर्टी एकदम से बढ़ जाती है। जितने भी बिजनेसमैन हैं, एक का भी आप मुझे सिंगल स्टेटमेंट दिखा दो कि उनको नुकसान हुआ हो। सबको प्रॉफिट हुआ, सिवाय छोटे बिजनेसमैनों के। पिछले साल 80 मिलियनियर थे, अभी 90 हो गए। 90 हो गए ना। तो हम वही कह रहे हैं कि जो बिजनेसमैन है कहाँ हो गए? 90 मिलियन जो आप दुनिया की बता रहे हो, इनके आंकड़ों में पैसा है जो है सारा, जो एक कॉर्पोरेट है उनके पास में आता जा रहा है। जो मध्यम वर्ग है वो खत्म हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बीच का जो वर्ग है वो खत्म होने जा रहा है धीरे धीरे। गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, बीच का वर्ग बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इनके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ये बीजेपी सरकार जिम्मेदार होगी। नहीं, मेरा ये मैं सोचता हूँ कि इतना अगर किसान की हालत ख़राब थी तो उस वक्त तो उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया, इतने आत्महत्या कर रहे थे, इतना सब परेशानी थी। लेकिन अभी ये 3 कानून लाए तो इससे किसान खड़ा हो गया। ये क्या है? ऐसा है सर, आंदोलन किसने बोला कि नहीं हुआ? आपने देखा होगा पिछली साल 2 साल पहले दिल्ली के अंदर आंध्रा से, महाराष्ट्र से, केरला से किसान आए, खाने की नौबत पड़ी, उन्होंने चूहे तक खाए, नंगे पड़े रहे, सरकार ने नहीं सुना, आंदोलन हुआ था। उससे पहले मैं बताऊं कि नासिक तक इनकी पैदल यात्रा हुई, हमारे अखिल भारतीय किसान सभा वालों की, वो वहाँ तक गए, प्याज की मूल्य नहीं। राजस्थान में हमने 13 दिनों तक चुनाव आंदोलन किया। वसुंधरा सरकार जब हमारी बीजेपी सरकार थी, आंदोलन तब भी हुए हैं। पंजाब में आंदोलन होते हैं, हरियाणा में जाट आंदोलन हुआ। आंदोलन किसने बोला कि नहीं हुआ? आंदोलन तो होते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हो कि इस तरीके का काफ़ी 20-23 साल बाद में एक मोमेंटम खड़ा हुआ। वो ये कि चोट इतनी गहरी थी कि आम किसान को लगा कि अब मैं मारा जाऊंगा। पहले जो लड़ाई थी वो क्षेत्र की लड़ाई थी, हर स्टेट से लड़ाई लड़ रहे थे। अब जो किसान उठा हुआ देश के जो, क्योंकि केंद्र के द्वारा ये ज़बरदस्ती उन्होंने कानून थोपे, तो उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे। जहाँ से अन्याय होगा उसी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, बताइए सर, आप क्यों ये आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं और क्या इसके पीछे का? पहली बात तो भाई जी, वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। राम राम, वालेकुम सलाम, जय भीम, जय भारत। ਤੇ ਬਾਕੀ परिचय भी दे दीजिए। ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਇੱਕ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਅੰਡਾਨੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਘਟਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ
किसानी करते हैं, जमींदार हैं उन्होंने देते कुछ होएगा, लेकिन मजदूरों का तो इस विच कोई फायदा नहीं होने वाला। ਇਹ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਮਰਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਜੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੀਜਣ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਨਗਰ जी, सूरतगढ़ तहसील है साड़ी। थैंक यू जी। भाई साहब आप बताइए ये आंदोलन ये बताएं हमारा जी। हाँ, ये आंदोलन में आप क्यों शामिल हैं, बताइए, आपका परिचय भी दीजिए। विजय सिंह ओबरा हूँ, आंदोलन खतरा रहे हैं। मैं डॉक्टर बलबीर ठाकर हूँ, सेक्रेटरी किसान सभा हरियाणा। हाँ जी। और मुख्यतः ये जो किसान आंदोलन है, ये किसान आंदोलन 3 कानूनों की बात तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ही है, लेकिन सरकार की, मोदी सरकार की जो कॉरपोरेट प्रस्त नीतियाँ हैं और आम जनता पे जो उसके हमले हैं, उन सब का एक मिला जुला इसका एक गुस्सा भी है जनता में कि वो हर सेक्शन को कभी NCR के नाम पर, कभी दूसरे मुद्दों को लेकर जनता को जो बांटने की कोशिश कर रहा है, फूट के आधार पे वोट लेने की कोशिश कर रहा है और देश की संपदाओं को बेचने की कोशिश कर रहा है। इनका एक सम्मिलित गुस्सा है जिसको किसानों की मार्फत रिफ्लेक्ट हो रहा है। और अब ये किसानी जाग चुकी है। जब तक इन समस्याओं का कोई हल नहीं होगा तब तक किसान उल्टे हटने वाले नहीं हैं। और इसके 2 ही तरीके हैं, या तो इन कॉरपोरेट नीतियों से उल्टा हटना होगा, अन्यथा इस सत्ता को जाना होगा। ये आर पार की लड़ाई है किसानों के लिए और इसको निश्चित रूप में किसान जीतेगा और इस मोदी सरकार को हारना पड़ेगा। मोदी जी का कहना है कि कुछ बहके हुए लोग जो हैं ये सरकार को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने राजस्थान के जिला परिषद चुनाव का भी उदाहरण दिया कि किसानों ने ही हमें अभी जिता के लाया ये कानून बनने के बाद, तो किसान तो हमारे साथ हैं, ये कुछ लोग को बहकाया गया है या ये विपक्ष की चाल है? निश्चित बात है, मोदी जी का ये जो आकलन है ये उसका दुरुस्त हो सकता है, क्योंकि इसके स्पेशलिस्ट बहकाने के तो मोदी जी हैं और वो मोदी जी देश की जनता को 2 बार 5 बार इन चुनावों में बहका चुका है। तो वो उसका यही इम्प्रेशन है कि इन लोगों को बहकाया जा सकता है और बहकाया जाके इनको कहीं भी ले जाया जा सकता है। लेकिन अब ये इस बहकाने वाली जो राजनीति है इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब सरकार के, मोदी सरकार के बहकावे में किसान और जनता आने वाले समय में नहीं आएगी। इसीलिए हमारा ये स्पष्ट मानना है कि या तो इन नीतियों को वापस लेना होगा, अन्यथा इस सत्ता को जाना होगा। बीच का कोई रास्ता कोई है नहीं अब। ये आपके किसान का जो आंदोलन है या आपके कानूनों का विरोध होना चाहिए, वहाँ तक तो समझ में भी आता है, लेकिन आप वो छोड़कर आप अभी जियो, अंबानी, अडानी, इस पे इनका विरोध क्यों कर रहे हो? अब देश में हमारे दो की प्रणाली चली हुई है शासन पर। 2 गुजराती भाई मोदी और शाह वहाँ बैठे हैं और 2 उनके गुजराती भाई देश को लुटा रहे हैं, जो सदियों से, वर्षों से कड़ी मेहनत से जनता की संपदा खड़ी हुई, रेल हुई, भेल हुई, बैंक हुआ, बीमा हुआ, हवाई जहाज हुआ, सबको वो अपने मित्रों को, अंबानी और अडानी को, देश को लुटा रहे हैं। इसलिए सरकार की जो ये नीतियाँ हैं इनको किसान समझ चुका है कि आने वाले समय में हम 2 और हमारी 2 की नीति इस देश में नहीं चलेगी ने, और इसको वापस लेना होगा, अन्यथा आने वाले समय में इसको सत्ता से जाना होगा। ये आंदोलन कहा जा रहा है कि सिर्फ हरियाणा और जो है पंजाब का आंदोलन है, कुछ लोग थोड़ा बहुत मदद कर रहे हैं, लेकिन ये देशव्यापी आंदोलन नहीं है, सिर्फ 2 राज्यों का आंदोलन है। 2 राज्यों का आंदोलन नहीं है, देश भर का आंदोलन। आप यहाँ भी जब देखोगे तो गुजरात के भाई हैं, आंध्र प्रदेश के भाई हैं, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, उत्तरांचल से भी लोग यहाँ पर हैं, बाकी दूसरी तरह के बॉर्डर हैं। ये ठीक है कि सभी लोगों के लिए एकदम से दिल्ली आना संभव भी नहीं है। अब रणनीति भी बदली जा रही है कि बजाय सारे देश के लोगों को दिल्ली आना पड़े, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने ज़िला हेडक्वार्टर पर, अपनी अपनी राजधानियों में इस आंदोलन को ज़्यादा फैलाया जाए और ये देश भर में व्यापक रूप में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। ये जो बम्बई शहर है जहाँ से हम आते हैं और भी बड़े बड़े महानगर हैं, तो इनको आप क्या संदेश देंगे ये किसान आंदोलन से? नहीं, ये तो हमारी जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसका ये आह्वान है
कि अब आने वाले समय में हम देश भर में इस आंदोलन को केंद्रित करने की कोशिश करेंगे, और जिसका मुख्यतः असर आपको पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में देखने को मिल रहा है कि ये जो टोल प्लाजा हैं, एक सत्ता का जो सिंबल बना हुआ है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस लूट को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, और देश भर का किसान एक ठिकाना बनता जा रहा है इन टोल प्लाजाओं पे आके जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। लेकिन शहरी लोगों को क्या कहना चाहते हैं, ये सिर्फ किसानों तक सीमित आंदोलन? निश्चित नहीं है, किसानों तक सीमित नहीं है, ये जनता के हर हिस्से का आंदोलन है। न सिर्फ जनता का है, जितने जीव हैं प्रकृति पर उनका सबका ही पेट किसान भरता है, चाहे वो पशु है, चाहे वो पक्षी है, चाहे शहरी है, चाहे जो ग्रामीण है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है। अगर किसान संकट में है तो फिर कोई भी चीज़ इस संकट से अछूती नहीं रह सकती। इसलिए साझी लड़ाई है और सभी मिलजुल कर इसका सहयोग कर रहे हैं। इसीलिए हमारा दावा है कि हम निश्चित रूप में जीतेंगे और इस कॉरपोरेट परिस्थितियों को हलना होगा, मोदी को जाना होगा। मोदी जी ने तो अपने मन की बात कह दी कि वो ये कानून हटाने वाले नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? उस मोदी की मन की बात को किसानों ने नकार दिया, उसको ताड़ी से थाली से उसी की भाषा में उसको जवाब दे दिया कि अब हम आपके मन की बात को सुनने को कतई तैयार नहीं हैं। आपको जन की बात सुननी होगी, इन किसानों की बात सुननी होगी और इन कानूनों को वापस लेना होगा। न सिर्फ इन कानूनों को, जो कॉरपोरेट नीतियाँ हैं उनको वापस लेना होगा, ये किसानों का कहना है। धन्यवाद जी, आप सबका धन्यवाद। ये कवरेज है, ये जनता का आईना में हम आंदोलन नहीं, ये इंसान आंदोलन हो गया। हाँ जी, किसान नहीं, इंसान आंदोलन हो गया ये। हाँ, ये थी बात जो 11 हमारे साथी यहाँ पर किसानों के साथी जो बैठे हैं किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए। एक क्रमिक अनशन शुरू है किसान आंदोलन के समर्थन में। हर रोज़ 11 कार्यकर्ता यहाँ पर बैठते हैं और उनका आंदोलन को समर्थन करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जनता का आईना की तरफ से, धन्यवाद। जिंदाबाद 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 किसान नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देना काला कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, देना काला कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो।